हेलो गाइज, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल पेज। गाइज उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइज इस वीडियो में हम करने वाले हैं BHIC 133 बुक की दूसरी इकाई की शुरुआत। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं हम दूसरी इकाई की, जिसमें हम जानेंगे भारत के दिल्ली सल्तनत की स्थापना, प्रचार और सुदृढ़ीकरण करने के बारे में। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम प्रस्तावना के बारे में, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस इकाई में। 10वीं शताब्दी में एशिया महाद्वीप के पूर्वी अंचलों में रहने वाले लड़ाकू खानाबदोशों का पश्चिम की तरफ गमन देखने को मिल जाता है। वे लहर पर लहर की तरह आए और हर एक आक्रमण पहले के आक्रमण से कहीं अधिक शक्तिशाली होने लगा। बहुत कम समय में ही बर्बर समूहों ने मध्य और पश्चिम एशिया के कभी संपन्न रहे साम्राज्यों को ध्वस्त कर दिया। भूमध्य सागर के काले सागरों के तट तक पहुंच गए थे। 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच आक्रमण करने वाले मुख्य तौर पर तुर्क रहे थे। 13वीं और 15वीं शताब्दी में आक्रमण करने वालों में तुर्क की तरह ही, लेकिन उनमें से कहीं अधिक खूंखार कौम मंगोल शामिल थे। ये कुछ इस तरह के क्षेत्रों में इनका राज हुआ करता था 10वीं 11वीं शताब्दी में। चलिए गाइज कुछ और इंफॉर्मेटिव जानकारी ले लेते हैं हम प्रस्तावना से। 10वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर कोई 200 साल के बाद भारत में गौरी के आक्रमण देखने को मिल जाते हैं, जो कि विदेशी आक्रमण ही थे। इसके बाद एशिया के दूसरे हिस्सों में हुए भारत में तुर्कों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमें दिल्ली सल्तनत नामक सार्वभौम राजनीतिक सत्ता का निर्माण मिल जाता है, जो कि विदेशियों द्वारा ही है। दिल्ली सल्तनत शब्द के लिए दिल्ली में तुर्कों की राजधानी दिल्ली से उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर उनके राज्य का पता हमें चल जाता है। दिल्ली सल्तनत में 200 वर्षों से अधिक समय के अस्तित्व में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं को जन्म दिया। हालांकि यह संस्थाएं पहले से ही विद्यमान थी, इनमें से बहुत सारी संस्थाएं भिन्न भिन्न थी, अलग अलग थी। दरअसल तुर्क अपने साथ जो कुछ लेकर आए थे, जो कुछ भारत में उन्हें पाया था, ये संस्थाएं उनका ही मिश्रण था। राजनीतिक और सैन्य संदर्भों में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण दिल्ली सल्तनत के वास्तविक अग्रदूत थे। इसकी जानकारी हम इसी में 12वीं इकाई में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। अभी हम इसी इकाई को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। इस इकाई में हम भारत पर तुर्क विजय अध्ययन के बारे में जानेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने सैन्य विजय प्राप्त करने के पश्चात सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करने का प्रयास किया। संघर्ष की सुदृढ़ीकरण के बारे में जान लेते हैं, जो कि 1206 से 1209 के बीच में हुई। तो चलिए जान लेते हैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में, इसके निर्माणात्मक गतिविधियों के बारे में, जो कि 1206 से लेकर 1209 तक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण रही। जहां एक और गौर वंश के शासक वर्ग में आंतरिक बहुकेंद्रित संघर्ष था, वहीं तुर्कों को नव उदित राजपूत विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा, उनसे संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी की, जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है 1206 में। इसके पश्चात 3 महत्वपूर्ण सेनापति ताजुद्दीन यलुदूज, नासिरुद्दीन कुबेचा और कुतुबनी ऐबक के बीच सर्वोत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। यलाउदूज के पास अफगानिस्तान और सिंध के बीच के मार्ग पर स्थित करमन और सनकुरन के क्षेत्र थे। कुबाचा पर महत्वपूर्ण नियंत्रण था, जबकि ऐबक के पास मोहम्मद गौरी द्वारा वायसराय के रूप में नियुक्त किए जा चुके थे। वह भारत स्थित तुर्क सेना का सेनापति भी था। तकनीकी तौर पर वह अभी भी एक गुलाम ही था, किंतु उसके मालिक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के तुरंत बाद उसको सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी गई। औपचारिक तौर पर दिल्ली सुल्तान की सल्तनत की स्थापना एक स्वतंत्र पहचान के रूप में इस घटना से ही की जाती है। आगामी घटनाक्रम में हम वास्तविक स्वरूप कैसे प्रदान हुआ ये जान लेते हैं।
अपने 4 वर्ष के संक्षिप्त शासनकाल में पंजाब पर अधिकार करने के यल्दुज की अभिलाषा को निष्क्रिय करने के लिए ऐबक की मृत्यु हो जाती है। 1210 में अपनी राजधानी लाहौर ले गए थे और खवारिज़म शाह के दबाव के कारण, जो दृढ़ता के साथ गौर की ओर बढ़ रहा था, यल्दुज स्वयं को भारत में स्थापित करने के लिए बाध्य था। ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में दामाद इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली और वह अपनी राजधानी दिल्ली ले आया, यानी कि दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। तुर्कों द्वारा विभाजित क्षेत्र उनके नियंत्रण से बाहर हो गए थे और अधीनस्थ किए गए राजपूतों के सरदारों के नजराना देना बंद कर दिया था, उसकी प्रभुता मानने से इनकार कर दिया था। इल्तुतमिश ने शासनकाल में एक चौथाई शताब्दी के दौरान उन क्षेत्रों पर सल्तनत के प्रभुत्व को स्थापित करने पर बल दिया जो खो चुकी थी। इल्तुतमिश ने यल्दुज को तराइन के युद्ध में पराजित कर दिया, कुबाचा से लाहौर प्राप्त कर लिया और इसे अपने गवर्नर के अधीन कर दिया। इन 3 वर्षों के अंदर ही जलालुद्दीन मनगबरीन का पीछा करते हुए मंगोल चेंजखां के नेतृत्व में सिंध पर प्रकट हुए। जलालुद्दीन खवारिज़म शासक का पुत्र था जिसने पंजाब में शरण ली थी। इसके बाद मंगोल दिल्ली सल्तनत के शासकों के लिए चिंता का विषय बन गए थे। मंगोलों की उपस्थिति उत्तर पश्चिम के सल्तनत सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश की योजना को भी असफल कर दिया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए कुबाचा जिसके नियंत्रण में उच्च था, उसका राज्य भी नष्ट हो गया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्कों के मध्य गुटबाजी के कलह और अधिक तेजी से स्पष्ट हुए। 30 वर्षों के दौरान 4 शासक आए, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और इन वर्षों के दौरान उच्च राजनीतिक निर्णय लेने की अति महत्वपूर्ण समूहों को तुर्कायन ए चिलिहाई गानी बंदागान ए शमीस, यानी कि चालीसा का नाम दिया गया। चालीसा के अंदर 40 सदस्यों का समूह हुआ करता था। 14वीं सदी के इतिहासकार जलालुद्दीन बर्नी ने इन संकटकालीन वर्षों का संक्षिप्त एवं रोचक वर्णन किया है। बर्नी ने मुख्य रूप से तत्कालीन घटनाओं पर प्रकाश डाला है, सिंहासन और सैन्य अभिजात वर्ग की स्थिति के बारे में बताया है, दृढ़ प्रतिज्ञा के बारे में बताया है, संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं अक्सर इस तुलना में सैन्य अभिजात वर्ग के ही पक्ष में रहे हैं। इन परिस्थितियों में सल्तनत के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह भी लगा है। इसके अतिरिक्त मंगोलों आक्रमणकारी अभी भी पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों में लगातार सक्रिय थे। बलबन के सिंहासन रोहण के साथ ही सल्तनत को लोह इच्छा शक्ति वाला शासक प्राप्त होता है। बलबन स्वयं को 2 उद्देश्य निर्धारित करते थे: दरबार के उत्सवों की शान शौकत द्वारा ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करना, सासानीद परंपराओं का पालन करना जिससे शासक का स्थान आम जनता में विशिष्ट हो और सुल्तान उनके लिए भय का प्रतीक बन सके, तुर्कों की शक्ति को सुदृढ़ करना, विद्रोहों का दृढ़ता के साथ दमन करना और प्रशासनिक तंत्र को चुस्त रखना। बलबन की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गया। बलबन ने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद के पुत्र के खोसरो को अपना उत्तराधिकारी नामजद किया, लेकिन कुलीनों ने बुगरा खां के पुत्र के बाद को सिंहासन पर बैठने में मदद की। 2 वर्षों से भी अधिक समय में सिंहासन के लिए संघर्ष चलता रहा। जलालुद्दीन खिलजी को उस समय कुलीन वर्ग में प्रमुख था। सिंहासन प्राप्त करने में सफलता मिली। उसके बाद खलजी वंश की स्थापना यहाँ हो जाती है और इसके बाद खलजी तुर्क नहीं थे। उसकी इस कार्यवाही का कड़ा विद्रोह हुआ इसी वजह से, बल्कि एक अन्य जाति से संबंधित थे, वो तुर्क नहीं थे। तो जो खलजी थे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे थे। उनके शासनकाल के दौरान
इसके बाद बख्तियार खिलजी बंगाल का मुक्ति था, यहाँ तक कि यहाँ जलालुद्दीन खिलजी स्वयं पश्चिमी पंजाब में सुनाम का मुक्ति था। जलालुद्दीन ने अपने राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करना शुरू कर दिया और 1296 में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसका वध कर सिंहासन प्राप्त कर लिया। लगभग 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सल्तनत ने विजय की नीति का अनुसरण किया। इसके बारे में हम इसी इकाई के 2.5 पार्ट में पढ़ेंगे। अब जान लेते हैं हम 2.3 पार्ट के बारे में, जिसमें हम मंगोलों की समस्या के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हालांकि हमने ये समस्या पढ़ भी ली है कि तुर्कों के बाद जो भारत पर आक्रमण करने वाले थे उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर, वो थे मंगोल। मंगोलों के आक्रमणों के कारण लगातार ही भारतीय सीमा संकट में रही है। भारतीय सीमाओं पर मंगोलों का खतरा बना रहा है। तो इसको 3 भागों से देखा जाता है: पृथकता, तुष्टीकरण और विद्रोह। पृथकता की नीति का अनुसरण किया इल्तुतमिश ने और इनको हराया, इस खतरे को टाल दिया। दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन पृथकता के कारण इसको बचा लिया इल्तुतमिश ने। जलालुद्दीन को जब कोई विकल्प नहीं दिखाई दिया इस संकट के लिए, तो सिंधु नदी के पार सिंध के खदारों क्षेत्रों में घुस गया। इल्तुतमिश मंगोलों को भारत की सीमा तक पहुंच जाने के कारण नजरअंदाज नहीं कर सका। उसके बाद उन्होंने सेकंड तरीका अपनाया, जो कि तुष्टीकरण का था, जिसमें उन्होंने खुंखारों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके सफलता प्राप्त की मंगोलों से, जहां से मंगोलों को पराजित स्वीकार करनी पड़ती है और वो भारत की भूमि छोड़कर 1224 में अंततः चले जाते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास रहने वाला है वो है भारत में तुर्की विजय के राजनीतिक परिणाम। भारत की तुर्की विजय के कारण भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में दूरगामी परिवर्तन हुए। पहला बड़ा परिणाम था समानता और बहुकेंद्रीय राजनीति व्यवस्था स्थापित हुई। इसके अलावा जो मुख्य काम था वो था इक्तवा व्यवस्था, जिसके कारण भू अनुदान यानी कि राजस्व भू अनुदान की क्रिया शुरू हो गई थी। इस संस्था में सेल्जुक ने अपने आभासी शासन क्षेत्र को अपनाया। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए गए। अगले खंड में हम इक्ता के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं इस इकाई की। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजा के उत्तराधिकारी होते हैं, जो वो राजस्व वितरित करने तथा सेना के अश्वारोहियों के रेख रखाव और भू क्षेत्र अनुदान दिए जाते थे। तो इन अधिकारियों को मुक्ति कहा जाता था। तुर्कों के पूर्व भूमि अनुदान प्राप्तकर्ताओं को स्थायी मालिकाना अधिकार प्राप्त होते थे, किंतु इक्ता के अंतर्गत स्थानांतरण होता रहता था। एक विशेष स्थान पर 3 या 4 वर्षों तक ही अधिकार रहता था। इक्ता व्यवस्था जहां तक कि एक निरंकुश राज्य के आधार उपलब्ध कराता है, वहीं यह कृषि के अतिरिक्त उत्पाद को एकत्रित करने का साधन भी बन गया। तुर्कों के साथ नगरों में रहने की परंपरा को लेकर इसका परिणाम ये हुआ कि देश के ग्रामीण अंचलों से उत्पादन भूकर अधिशेष के रूप में नगरों में पहुंचने लगा। इससे पर्याप्त मात्रा में शहरी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। तुर्क अपने रहट चरखे को लेकर रहट से कृषि उत्पादन बढ़ाने में काफी सहायता मिली। इसकी जानकारी हमें खंड 3 की इकाई 14 में मिलेगी, यानी कि इसको हम इकाई 14 में अच्छे से करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि तुर्कों की स्थापना के बारे में है और कुतुबनी ऐबक के उत्तराधिकारियों के बारे में है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं। मंगोलों के आक्रमण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और तुर्कों की भारत विजय के राजनीतिक परिणाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। खलजी शासन का प्रचार के बारे में जान लेते हैं। 13वीं सदी में तुर्क सुल्तानों का प्रारंभिक विस्तार करने में इस लहर ने के शांत हो जाने के बाद के सुल्तानों का मुख्य उद्देश्य सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करना तथा अंत खिजली वंश की स्थापना करना था। तुर्क शासन द्वारा खिलजी वंश का तख्ता पलट कर देना
13वीं सदी में हुआ था। इससे शासनकाल जातीयगत चरित्र में काफी बदलाव आया। अति महत्वपूर्ण घटना थी। सल्तनत में विस्तारवादी नीति और सल्तनत के मामलों में प्रतिबंध करने के विभिन्न शासक समूहों की भूमिका और फलस्वरूप क्षेत्रीय प्रचार करना संभव हो सका। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद झाइन और रणथंभौर में लूटमार करना सिद्ध हो पाया। क्षेत्रीय प्रचार एक राजनीतिक आवश्यकता थी। क्षेत्रीय प्रचार के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रथम खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन के पास इच्छा शक्ति थी और यह ही नहीं इच्छा शक्ति थी और न ही संसाधन थे, और फिर भी वो क्षेत्रीय प्रचार करने में सफल हुए। 6 वर्ष के शासन को सुल्तान की नीतियों तथा समर्थकों के स्वार्थ के बीच सामंजस्य बना रहा और इसके अतिरिक्त विरोधाभास ने भी झगड़ा हुआ था। इन समस्याओं का समाधान सुल्तान जलालुद्दीन की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के साथ हुआ, जो कि अलाउद्दीन ने ही की थी। अलाउद्दीन जलालुद्दीन का हत्यारा उत्तराधिकारी की साम्राज्य प्रचार की विभिन्न योजनाएं थी। वह क्षेत्रीय अधिकरण और सल्तनत के प्रचार के युग का अग्रदूत था, जिसके शासनकाल के दौरान 14वीं सदी के मध्य तक सल्तनत की सीमाएं दक्षिण प्रायद्वीप के अंतिम छोर तक फैल चुकी थी, जो कि कुछ इस तरीके का उसकी सल्तनत का क्षेत्रफल हुआ करता था। इतने क्षेत्र में उसके साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। पश्चिम और मध्य भारत की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपनी स्थिति को सुदृढ़ तथा स्वयं को मजबूती से स्थापित करने के लिए गुजरात प्रदेश में अपने सैन्य अभियानों को प्रारंभ किया। 1299 में उसके अधीन प्रथम क्षेत्रीय प्रचार भी होना शुरू हुआ। गुजरात, जिसके संपन्न व्यापार से सदैव आक्रमणकारियों को ललचाया है, उसकी संपन्नता की ओर अलाउद्दीन आकर्षित हुआ और सैन्य अभियानों की शुरुआत की। गुजरात का प्रशासनिक नियंत्रण अलग खान को गवर्नर के रूप में सौंप दिया। इसके बाद साम्राज्य का पश्चिम की ओर भी प्रचार होना शुरू हो गया। इसके बाद मालवा को भी अपने अधीन कर लिया और एक विशाल प्रदेश का निर्माण किया। इस राज्य की राजधानी मांडू से राजा राय महालक देव अपने एक शक्तिशाली मंत्री कोका प्रधान की सहायता से शासन करता था। राय की सेना शाही सेना से संख्या में कहीं अधिक थी, लेकिन शाही सेना ने अत्यंत सफलता प्राप्त कर ली और मांडुक के किले पर अधिकार कर लिया। मालवा के पतन के बाद उसको आइना उल मुल्क को सौंप दिया गया। शीघ्र ही उज्जैन धारा में भी और चेंदेरी को भी नियंत्रण में कर लिया गया। मालवा का अनुसरण करते हुए सिवाना, जो जोधपुर से दक्षिण पश्चिम की ओर है, लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर, उस पे भी आक्रमण कर दिया गया। 6 वर्ष में सिवाना पर भी बिना कोई विशेष सफलता किए घेराव डाला रखा। किले के अत्यंत 1309 ईस्वी में अधिकार कर लिया और सिवाना का शासक राय शीतलदेव सैनिक अभियान के दौरान मारा गया। किले तथा प्रदेश को कलामुद्दीन गुराग के नियंत्रण में सौंप दिया गया। उसी वर्ष जालोर पर आक्रमण किया। युद्धों में इसके शासन कन्हार देव का भी वध कर दिया गया और किले को सल्तनत में मिला लिया। कमालुद्दीन गुराग के नियंत्रण में दे दिया गया इसको भी। उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत की बात करें तो अलाउद्दीन द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन और जलालुद्दीन के परिवार 2 भागों जो भागकर मुल्तान चले गए थे। संभवतः विद्रोह के दमन की समस्या का सामना करना पड़ा। उलुग खां और जफर खां को मुल्तान में अरकली खां को नष्ट करने का कार्य सौंपा गया। अरकली खां को बंदी बना लिया गया, सुरक्षित रूप से दिल्ली लाया गया। वास्तव में मुल्तान एक बार फिर दिल्ली के नियंत्रण में आ चुका था। वास्तव में मुल्तान अभियान किसी भी तरह से क्षेत्रीय प्रचार का कार्य न था, अपितु सुदृढ़ीकरण की नीति का ही एक भाग था। इसके बाद रणथंभौर पर आक्रमण कर उसको भी अपने कब्जे में ले लिया गया और अलूग खां के अभियान में अवध का गवर्नर नुसरत खां भी सम्मिलित हो गया, जिसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी स्वयं
अपने हाथों में लिया और 6 माह तक घेराव करने के बाद किले के अंदर महिलाओं ने जौहर द्वारा अपनी जान दे दी। एक रात स्वयं राय हमीर देव ने किले के फाटकों को खोल दिया और लड़ते लड़ते मारा गया। इन नीतियों का अनुसरण करते हुए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया और चित्तौड़ के राजाओं ने अचानक स्वयं सुल्तान के सम्मुख आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा। उत्तराधिकारी युवराज खिजर खां को इस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त कर दिया, लेकिन शीघ्र ही किले को चित्तौड़ के पूर्व शासक के भांजे मालवदेव को सौंप दिया गया। अलाउद्दीन के शासन के अंत तक दिल्ली के प्रति वफादार बना रहा। अलाउद्दीन के शासन के प्रथम दशक के अंत में दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का प्रचार लगभग संपूर्ण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हो चुका था। उत्तर पश्चिम में मुल्तान से मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक और संपूर्ण राजपूताना का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था। दक्कन और दक्षिण की ओर प्रचार की बात करें तो देवगिरी पहले ही 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का कड़ा का गवर्नर था, उसकी लूट का शिकार हो चुका था। दक्कन में दूसरे सैन्य अभियान की योजना में अलाउद्दीन खिलजी को राय रामचंद्र देव के विद्रोह ही बनाई। इस आक्रमण का तत्कालीन कारण देवगिरी द्वारा लंबे समय से दिल्ली को वार्षिक नजराना भेजना था। दक्कन पर सैन्य अभियान कर उसे मालिक काफूर को सौंप दिया गया। इस अभियान में मदद करने वाले आइन उल मुल्क मुल्तानी तथा अलप खां को निर्देशक भेजे गए। रामचंद्र देव ने थोड़े से विद्रोह के पश्चात व्यक्तिगत सुरक्षा का आश्वासन मिलने पर शाही सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। उसका पुत्र सेना की एक टुकड़ी के साथ भाग गया। रामचंद्र देव का सुल्तान द्वारा बहुत सम्मान किया गया और आश्वासन के साथ उसको शासन वापस लौटा दिया गया। वह सुल्तान को वार्षिक नजराना शीघ्रता के साथ लगातार भेजेगा। रामचंद्र देव ने सुल्तान के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी करवा दिया। अलाउद्दीन की नीति देवगिरी पर अधिकार करने की नहीं थी। वह इसको एक संरक्षित राज्य बनाना चाहता था। जितना संभव हो सके उसे धन प्राप्त करना चाहता था। इसके बाद मलिक काफूर देवगिरी अभियान में कुशल संचालन से सुल्तान और सैन्य योग्यताओं पर विश्वास बढ़ गया। इसके बाद में अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियानों में मुख्य उद्देश्य दक्षिणी राज्यों से धन प्राप्त करना ही था, क्षेत्रीय प्रचार करना नहीं था। मलिक काफूर ने नेतृत्व में शाही सेना ने दक्षिण की ओर अपने अभियानों को प्रारंभ किया। अमीर खुसरो की रचना से हमें इसकी जानकारी मिल जाती है, जो कि खाजियाना उल फुतूल है। सैन्य अभियानों की जानकारी मिल जाती है इससे हमें। मलिक काफूर आदिलाबाद जिले के सिरपुर के किले पर अचानक आक्रमण किया और सिरपुर को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद जनवरी 1310 में शाही सेनाओं ने वारानगल के समीप पहुंच गई और काफूर ने किले पर आक्रमण कर दिया। युद्ध का शीघ्र ही अंत हो गया क्योंकि राय रुद्रदेव आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गए थे। तो ऐसे ही उसने दक्षिण में भी अपना अधिकार क्षेत्र विस्तारित कर दिया। मुगलों के खतरे जो कि उत्तर की सीमाओं पर सुरक्षित हो चुके थे, फलस्वरूप विंध्याचल के उत्तर तक संपूर्ण भूभाग में अधीन हो चुका था। सुदूर दक्षिण की ओर भी दूसरा सैन्य अभियान भेजने की योजना बनाई और राजा की दृष्टि में पीरांगल से और भी आगे दक्षिण में द्वार समुद्र पर केंद्रित थी। मलिक काफूर को एक बार फिर शाही सेना के साथ उसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। द्वार समुद्र के शासक बल्लाल देव की ओर शांति स्थापित करने का प्रस्ताव आया। अन्य समझौते की भांति यहाँ से भी अपार धन और वार्षिक नजराना देने का वचन दिया गया। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पांड्यों की राजधानी मदुरा पहुंचे और वहाँ पर भी पहले ही भाग में मलिक काफूर ने राज्य के कोष और हाथियों को अपने अधिकार में ले लिया। 512 हाथी, 5000 घोड़े और 500 मन अमूल्य हीरे जवाहरात थे। अलाउद्दीन ने ढाकन और दक्षिण सैनिक
अभियानों के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला था दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व को औपचारिक मान्यता प्रदान करवाना और दूसरा था कम से कम जीवन के नुकसान पर अधिक से अधिक धन संपदा एकत्रित करना। तो इन दो उद्देश्यों के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीतिक सर्वोच्चता के परिलक्षण करते हुए अपने राज्य का प्रचार किया। इस तरह से अलाउद्दीन ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, अपने राज्य का प्रचार किया। इसके बाद देवगिरी का शासक रामदेव की मृत्यु के बाद भीलामदेव उत्तराधिकारी थे और भीलामा ने दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व को मानने से इनकार कर दिया। उसने स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अलाउद्दीन ने मालिक कफूर को इस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा। प्रांत पर अस्थायी नियंत्रण करने के आदेश दिया, लेकिन मालिक कफूर को शीघ्र ही वापस बुला लिया गया। आइन उल मुल्क को इस प्रांत के नियंत्रण सौंप दिया गया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जनवरी 1326 में आइन उल मुल्क को भी देवगिरी की समस्या को हल किए बगैर ही दिल्ली वापस बुला लिया गया। अंत में अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी मुबारक खिलजी सत्तासीन होने के तुरंत बाद देवगिरी की ओर प्रस्थान किया। कुलीन सलाहकारों की सलाह से देवगिरी पे अभियान पर न जाएं, पहले दिल्ली को अपनी स्थिति में सुदृढ़ करें। मुबारक को शासन से दूसरे वर्ष में अप्रैल 1317 में इस अभियान का लिए प्रस्थान किया और अभियान शांतिपूर्ण रहा। देवगिरी की ओर से कोई विद्रोह नहीं किया गया था। मराठा सरदार ने सुल्तानों के सम्मुख समर्पण कर दिया, इस प्रांत को सल्तनत के अधीन कर लिया। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे तुगलक शासन का प्रचार के बारे में। इसमें हमने जाना गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको और भी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।